अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है और आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो ब्रोंकिएक्टेसिस पे है। ये लंग्स की बीमारी है जिसमें लंग्स अंदर से खोखले हो जाते हैं। मरीज़ बहुत ज़्यादा खांसी करेगा और उसके अंदर बलगम बहुत ज़्यादा आएगा, फ्लेम बहुत ज़्यादा आएगा। किन लोगों को होता है, कैसे डायग्नोज करते हैं, क्या स्कैन्स करने पड़ते हैं, क्या मज़ीद टेस्ट करने पड़ते हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। इसके साथ साथ हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई जहन में क्वेश्चंस आएँ तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। ये वीडियोस आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगी और एग्जाम्स पास करने में हेल्प करेंगी। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंच सकें। रेस्पिरेटरी सिस्टम में वी हैव दी लंग्स जिनके बीच में हमारे पास एयरवेज हैं। और अब इन एयरवेज में एल्वियोलाई हैं जो बेसिक एक्सचेंज यूनिट हैं गैस का, यानी कि डिफरेंट साइजेस हैं डिफरेंट। अब हम लंग्स में इन एल्वियोलाई को डिस्कस कर, ऑफ कोर्स काफ़ी सारी एल्वियोलाई हैं, इर्द गिर्द हमारे एक फ्लोरा पड़ी हुई है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दिस इज द ट्रेकिया। यहां से एयरवेज में कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव आउट और जो हमने ऑक्सीजन ली है वो यहाँ से वेसल से होती हुई टुवर्ड्स द हार्ट और बॉडी की चली जाती है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का। यहाँ पर हमारे पास पल्मोनरी वेसल्स हैं जहाँ से ये एक्सचेंज हो रहा है। हैविंग सेड दैट, अगर किसी भी बंदे को, किसी मरीज को कोई इन्फेक्शन होती है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, जो हम सब्सिक्वेंटली लंग की, मेनली लंग की बीमारी है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, या छोटे बच्चे को कफ रहती है, वुपिंग कफ बहुत अरसे तक रहती है, मीजल्स एक बीमारी है जो लंग्स को इन्वॉल्व कर सकती है, या एक कंजेनिटल बीमारी है जो मैं साइड बाय साइड पढ़ाऊंगा सिस्टिक फाइब्रोसिस के नाम से। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्लोराइड चैनल्स का प्रॉब्लम आता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, मगर मेनली जो एयरवेज हैं उनके अंदर वाटर कम हो जाता है। तो रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब क्या है? मॉइस्ट नहीं रहेगी वो जगह, इट बिकम्स ड्राई। मैं और आप जब सांस ले रहे हैं तो when the air reaches to the नाक से होती हुई जाएगी ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, एल्वियोलाई में, तो वो एक ऐसा मैकेनिज्म है साथ में कि म्यूकोजा उसको थोड़ा सा मॉइस्ट रखता है। मॉइस्ट कहते हैं थोड़ा सा वाटर ऐड अप होता रहता है साथ साथ। इन केस ये वाटर ऐड नहीं होगा तो जो म्यूकोजा है दैट विल गेट डैमेज्ड। ये म्यूकोजा डैमेज होना शुरू हो जाएगा, जो एल्वियोलाई भी होंगे और कुछ ब्रोंकाई भी होंगे, इन सच ए वे कि हमारे एयरवेज डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। और ये डैमेज होने के बाद एक, जैसे वो बिल्डिंग नहीं होती जो खंडरनुमा बिल्डिंग हो जाती है, उस तरह की ये पेरेंट्स देना शुरू हो जाएंगे और ये खाली कैविटी बन गई है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज कैविटी। ऑफ कोर्स ये मोर देन वन बन जाएंगी डिपेंडिंग के वजह क्या है। अगर किसी बच्चे ने
मैंने सिक्रीशंस वाली बात की है, इट वाज रिलेटेड टू सिस्टिक फाइब्रोसिस। अगर किसी बच्चे ने कोई फॉरेन बॉडी खा ली हो नाक से, मुंह से, वो जाके कहीं स्टक हो जाए या किसी ब्रोंकस में स्टक हो जाए, तो वो उस एरिया को कैविटी में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि आगे सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ये कैविटी बनी है और इसकी बाद इसके अंदर फाइब्रोसिस हो गया है। इस बीमारी को कहते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकाई तक, ब्रोंकाई का मतलब ब्रोंकाई हो गया, एक्टेसिस मीन्स रुक जाना, ठहर जाना, स्टेसिस हो जाना। अब हुआ क्या है कि व्हाट इज इट, ये डैमेज हुआ है ब्रोंकाई को, एल्वियोलाई को, जिसकी वजह से डायलेटेशन हो गई है, और जो प्रोग्रेसिव है, मतलब प्रोग्रेसिव डायलिटेशन हो गई है एयरवेज की, जिसके बाद वहां पर कैविटीज बन गई है। इन कैविटीज की खास बात क्या है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ मूसा, इस कैविटी में मैंने आपको फिजियोलॉजी थोड़ी सी समझाई थी, क्या इस कैविटी में एयरवेज की अंदर, क्या इस कैविटी में गैस एक्सचेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मूसा कैन यू हेयर मी? जी जी, यस। आई थिंक डिफिकल्ट हो सकता है। एयरवेज में ये गैस एक्सचेंज नहीं होगा, सो देयर विल बी नो गैस नहीं एक्सचेंज। होगा। नो गैस एक्सचेंज। अब ये गैस एक्सचेंज ना होने का क्या नुकसान है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और ऑक्सीजन कम हो जाएगी। डिस्पेनिया। जी, इसलिए होगा। और दूसरा क्या प्रॉब्लम होगा, दूसरा ये मसला होगा कि यहाँ पर सिक्रीशंस ज्यादा हो जाएंगी। क्यों? यहाँ पर सुपर एडेड बैक्टीरिया आके अपनी जगह बना लेंगे, यहाँ पर रुकना शुरू हो जाएंगे। इसमें निमोनिया भी हो सकता है क्या? जी कह रहे हो, इन्फेक्शन हो जाएगी, यही मैं कहना चाहता हूँ, सुपर निमोनिया। एडेड। निमोनिया में और इसकी इन्फेक्शन में थोड़ा सा फर्क है, वो मैं समझाता हूँ। ओके। सुपर एडेड बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देंगे और वो पस बना देंगे, जिसकी वजह से सिक्रीशन ज्यादा है, मैं कह चुका हूँ। जो स्पूटम बनेगा जी। वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा और ज्यादा स्मेल करेगा, जिसे फाउल स्मेलिंग कहते हैं। फाउल स्मेलिंग स्पूटम, इंक्रीज अमाउंट। मैं हम्म, कहना ही चाह रहा हूँ, बार बार इसके ऊपर मैं स्ट्रेस क्यों देना चाह रहा हूँ, ये सुनिएगा। आपको जब जी। एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, वो कहेंगे अ पर्सन हैज कफ विद कोपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम। कोपियस कहते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में स्पूटम होना, एंड विच इज फाउल स्मेलिंग। फाउल स्मेलिंग ओके। इसलिए आगे एयरवेज में वो खंडर सा बना हुआ है, और वो वहां से जो स्पूटम जो इकट्ठा हो रहा था वही बाहर आ रहा है, इसलिए दिस इज व्हाट इट प्रोड्यूसेस। जी। ओकेजनली ब्लड भी आ सकता है स्पूटम में, थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि बाहर हमारी वेसल्स भी तो हैं, यहाँ पे जी वेसल जी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत रप्चर कर जाए, तो बिट ऑफ स्पूटम कैन मूव अपवर्ड्स टुवर्ड्स, और वो स्पूटम में हेमोप्टिसिस कहते हैं, हेमोप्टाइसिस। हीम ब्लड है, टाइसिस स्पूटम को कहते हैं।
जब हम मरीज को एग्जामिन करते हैं तो हमें क्रैपिटेशंस मिलती हैं। क्रैपिटेशंस को अब क्रैकल्स कहा जाता है। ओके। क्रैकल्स का क्या मतलब हुआ कि किसी उसमें अब आपके वो सिक्रीशंस है यहाँ, लाइक खड़खड़ की आवाज आती है जब हम स्टेथोस्कोप रखते हैं। इनका पूरा नाम जी, कोर्स जी। क्रैकल्स या कोर्स क्रैपिटेशंस होता है। कोर्स का मतलब क्या होता है, फाइन का मतलब क्या है, ये तो असल थोड़ी क्लिनिकल टर्म्स हैं, मतलब क्लिनिकल से मतलब मरीज को सुनने के वक्त ज़्यादा बेहतर पता चलता है। मगर फाइन क्रैपिटेशंस होती हैं, जैसे हमारी जिप है, वेलक्रो जिसे कहते हैं, जैकेट की जिप होती है, इसको हम ओपन करें बंद करें तो एक बराबर आवाज़ आती है, टक 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 टक। यहाँ पर कोई थोड़ी ज़्यादा आई, कोई थोड़ी कम आई, कोई नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर तो सिक्रीशंस है ज़्यादा हैं, तो ये ज़रा कोर्स क्रैकल्स होती हैं, कोर्स क्रैपिटेशंस होती हैं हुँ, इन मरीजों में। जी। अब अगला सवाल ये होगा कि क्या ये यूनिलैटरल होता है या बायलैटरल होता है? अभी क्या ख्याल है आपका? बायलैटरल। ठीक है, आपका ख्याल है ये मान यूनिलैटरल होगा, कि बायलैटरल है। और यूनिलैटरल। आप अच्छा चलें जी, ठीक है। अभी आपका क्या ख्याल है बच्चे? सब बायलैटरल होगा, मतलब दोनों में ही सुनाई देगा। इट डिपेंड्स ऑन द कॉज, आई वुड से। अच्छा। कॉज पे डिपेंडेंट है। अगर तो गौर करते हैं हम इसके ऊपर, बड़ी कुछ टेक्निकल बातें ना, अगर ये मैं समझ गया तो फिर हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे वो चीज़ें समझना ईजी हो जाएगा। अब अगर एक बच्चे ने कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट इनहेल किया, वो जाके एक जगह स्टक हुआ है, तो वो हो सकता है कि सिर्फ इस एरिया का ब्रोंकिक्टेसिस हो, लोकलाइज्ड हो। फिर टीबी अगर थी तो टीबी हो सकता है कि सिर्फ अपर जोन में लोकलाइज हो। मगर सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो तो बायलैटरल होगा और बराबर होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन दी कॉज। आई होप मैं आपको मेरी बात समझा पाया। जी। जी सर। डिपेंड्स ऑन दी कॉज कि आपको क्रैपिटेशंस कहाँ मिल सकती हैं। अब इन्वेस्टिगेशंस में आप आ जाएं, आप फुल ब्लड काउंट कराएंगे, इसमें वाइट सेल काउंट ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर हुई हुई है तो हीमोग्लोबिन कम मिल सकता है। अगर मरीज को हेमोप्टिसिस बार बार हो रही थी तो ब्लड कम होने के चांसेस हैं। आप लिवर फंक्शंस यूएनडीज बेसलाइन के लिए करा लेंगे। आप स्पूटम का एनालिसिस करा सकते हैं, ये समझिएगा जी क्या होता है। हम मरीज को कहेंगे आपको स्पूटम बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो हम इसको स्टेन करना चाहते हैं, जिसे ग्राम स्टेन कहते हैं। ग्राम स्टेन हमें बताएगा ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। फिर हमें ऑर्गेनिज्म का पता चलने के चांसेस हैं। या हम कल्चर करा लेते हैं। क्या मुझे कोई स्पूटम कल्चर के ऊपर बता देगा कि स्पूटम कल्चर क्या चीज़ होती है? व्हाट इज स्पूटम कल्चर एंड व्हाट्स द बेनिफिट? नो वरीज, मैं खुद समझाता हूँ। हेलो। हम स्पूटम को खास मीडियम में ग्रो करते हैं। मीडियम का मतलब क्या है कि हम खास किस्म की खाद डालते हैं और चाहते हैं कि वो उसमें ग्रो करे। जहाँ वो ग्रो कर जाएगा उसकी बेस में हम आपको ये बताएंगे कि मरीज का फलां ऑर्गेनिज्म है और फलां एंटीबायोटिक्स इसके लिए अच्छे हैं। इसे कहते हैं कल्चर, और एंटीबायोटिक्स वाले को कहते हैं सेंसिटिविटी। ये स्पूटम में भी हो सकती है कल्चर सेंसिटिविटी, और ये ब्लड में भी हो सकती है। कोई भी फ्लूइड हो तो उसमें हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसाइटिस का फ्लूइड हो सकता है, लंग्स में फ्लूइड हो सकता है, प्लूरा में, और सीएसएफ में भी कर सकते हैं। इसलिए आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी को समझ जाएं। इज द पॉइंट क्लियर? या इट्स क्लियर। यस सर। अब कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। सूडोमोनास को ट्रीट करना डिफिकल्ट होता है, और सबसे ज़्यादा सूडोमोनास ही है
एच इन्फ्लुएंजा वगैरह के अलावा जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में इन्वॉल्व होता है। तो हमने स्पुटम करा लिया, हमने चेस्ट एक्सरे पहले करा सकते हैं। एक्सरे में हमें क्या मिलेगा? देखो, ये तो हो गया हार्ट का शेडो, ये हमारा डायफ्राम हो गया। तो हमें कोर्स किस्म की फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। ये इंटरस्टिशियल शैडोज हैं। शैडोज का मतलब ये फाइब्रोसिस शो कर रहा है। इसको हम कंफर्म करते हैं सीटी स्कैन पे। सीटी स्कैन के बारे में क्लियर कर लीजिए कि एक खास किस्म का स्कैन कहलाता है HRCT। सीटी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी होती है। इसे कहते हैं हाई रेजोल्यूशन, यानी कि खास तौर पे लंग्स को बारीक नज़र से देखने के लिए हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन हमें ये बताएगा कि हनी कॉम्बिंग मिल रही है। हनी कॉम्ब क्या होता है? जैसे वो शहद की मक्खी एक शहद का वो जो बनाती है ना छत्ता सा, उसकी खास जी एक हेक्सागोनल एक पिक्चर आती है। वो कहेगा कि इस तरह की पिक्चर है। यहाँ से मैंने आपको ना ये थोड़ी सी बना के दिखाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो एक्सरे में इतनी क्लियर नहीं मिलती है हमें। तो हनी कॉम्बिंग इज यूजुअली फॉर ब्रोंकियक्टेसिस, चाहे वो सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से हो, चाहे किसी और वजह से हो। इसके अलावा ब्रोंकाई की जो है वो ऐसे मोटे हो जाते हैं, प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसे कहते हैं ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। पाकिस्तान में हमारे पास ट्रैम्स अब नहीं चलती। पहले कभी किसी ज़माने में जब हम लोग अच्छे हुआ करते थे तब थी, फिर अब वो हालात और रह गए। तो ट्रैम है क्या चीज़? ट्रैम बेसिकली रेलगाड़ी की पटड़ी की तरह है जो कि रोड के अंदर ही बनाई जाती है। मतलब अगर ये रोड जा रही है यस तो ये गाड़ियां अगर गुजर रही हैं तो इसी के अंदर ट्रैम का ट्रैक भी बना हुआ होगा। तो ट्रैम ट्रैक की खास बात क्या है कि उसकी दो लेयर्स होती हैं दोनों तरफ, वो रोड के लेवल पे ही होता है। अगर ज़्यादा क्लियर कट देखना हो तो कुछ तस्वीर जो है ना वो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मगर यही मतलब थिकनिंग हो जाती है ब्रोंकाई की, इसे हम ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस कहते हैं। तो ब्रोंकियल थिकनिंग है बेसिकली जो। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन में कुछ भी अगर वो डालते हैं, यू गाइस विल गेट टू नो के व्हाट इज अ ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस, ब्रोंकाइटिस व्हाट इज हनी कॉम्बिंग, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइकलीहुड क्या है। साथ में स्पूटम भी है, साथ में कोर स्क्रिप्ट्स भी हैं, तो you should be able to reach it of bronchiectasis। ओके बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने लगा हूँ, वो है साइनोसिस। साइनोसिस इसलिए है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, ऑक्सीजन कम है। मगर एक चीज जो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड है, जो हम हार्ट में दोबारा पढ़ेंगे, वो क्या है कि राइट वेंट्रिकल ने ब्लड भेजना है टुवर्ड्स दी एल्वियोलाई। ये मैकेनिज्म पूरा समझ लेते हैं। यहाँ जाके ये बारीक कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से ये जाएगा टुवर्ड्स दी लेफ्ट एट्रियम ब्लड जा रहा है टुवर्ड्स दी पल्मोनरी वेसल्स। पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, पल्मोनरी वेन लेके आती है। ये एक डिफरेंट मैकेनिज्म है पूरे पूरी बॉडी में, सिर्फ यहाँ पे कि जहाँ पे पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। खैर ये डिस्कशन हमारी नहीं है। अब इशू क्या आता है कि हमारे लंग्स जो हैं वो खराब हो गए हैं ब्रोंकिक्टेसिस की वजह से। तो ये खराबी एल्वियोलस में आई, ये खराबी ब्रोंकस में आई, और कुछ हद तक ये खराबी पल्मोनरी वेसल्स में भी आ जाती है।
So it becomes difficult for blood to move forwards. आगे जाना मुश्किल होता है। मैंने ये नहीं कहा कि नामुमकिन होता। तो ज़्यादा ज़ोर किसको लगाना पड़ता है? राइट वेंट्रिकल को Right ventricle. ज़्यादा शाबाश, ज़्यादा पुश करना। ये जो प्रेशर ज़्यादा हुआ है, इसे पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होना कहते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर एक और टेक्निकल है कि क्या ये प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहलाएगी या सेकेंडरी? अभी पहले आपसे पूछना है मैंने। शाबाश, ट्राई करें। ये सर प्राइमरी होगा। प्राइमरी देखो, अगर बीमारी प्राइमरी हो तो वो इन वेसल्स की होगी सिर्फ। अभी तो बीमारी लंग्स में है, तो दिस इज सेकेंडरी टू, Secondary. Okay. सेकेंडरी टू डिजीज इन द लंग्स। अब डिजीज का मतलब ये है कि और भी बीमारियां हैं जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवा सकती हैं। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। पॉइंट क्लियर? Yeah. Okay. अब जब हमने ये जिक्र कर दिया कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, तो दिस कैन लीड टू डिफिकल्टी इन द राइट वेंट्रिकल टू सच एन एक्सटेंट कि वो ये काम कर करके, जाहिर है इधर भी तो है ना उसका, दूसरी तरफ भी, यहाँ भी उसने भेजना है ब्लड, कि वो थक जाएगा, हार मान जाएगा और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल फेलियर का मतलब क्या है कि मोर ब्लड विल बी स्टेइंग हेयर और दैट विल लीड टू बैक प्रेशर, जिससे राइट एट्रियम भी फेल हो जाएगा। अब जेवीपी को क्या होना चाहिए है? जेवीपी रेज होना शुरू हो जाएगी क्योंकि राइट एट्रियम भी फेल हो गया है। एंड देन द प्रेशर गोज बैक टू द लिवर। ये वेन कौन सी है जी? इंफीरियर वीना कैवा है। Inferior ventricle. आगे ब्लड नहीं जा पा रहा, तो मोर प्रेशर इन द लिवर, इतना प्रेशर होगा कि वो एनलार्ज कर जाएगा क्योंकि ज्यादा ब्लड रुक रहा है। लिवर बिकम्स एनलार्ज्ड एंड कॉन्जेस्टेड, उसके अंदर फ्लूइड ज्यादा इकट्ठा हो गया है। मरीज कहेगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप हाथ लगाएंगे, लिवर एनलार्ज भी होगा, पेनफुल भी होगा, टेंडर भी होगा। यहाँ से भी ब्लड फ्लूइड बाहर निकलेगा और एसाइटिस बन जाएगी। फ्लूइड इन दी पेरिटोनियम को Abdominal. एसाइटिस कहते हैं। चलो, और यहाँ से बायलैटरल लिम्स में पीडल एडीमा हो जाएगा। लिम्स विल बी swollen एट द सेम टाइम। अब मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि लॉन्ग स्टैंडिंग, अगर हमने मरीज को ठीक नहीं किया, हमने उसको दवाई नहीं दी या मरीज ने मेडिसिन खाई नहीं, तो एक ब्रोंकिएक्टेसिस जो कि स्टार्ट हुआ था लंग्स से, उसका इफेक्ट पूरी बॉडी पर कैसे हो सकता है कि वो साइनोसिस कर दे और वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन कर दे और लीडिंग टू राइट हार्ट फेलियर। मैंने आपको एक पेशेंट दिया है कि जिसको काफी अरसे से ब्रोंकिएक्टेसिस था। अब वो साइनोसिस के साथ आया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन है या नहीं है। क्लिनिकली मुझे कैसे पता चलेगा और कोई इन्वेस्टिगेशन जिससे पता चल सके। साइनोसिस ज्यादातर हमें कहाँ पता चलता है? नोज पे, लिप्स, ईयर लोब्स पे पता चल सकता है, फिंगर्स पे पता चल सकता है और टंग पे यानी कि जुबान पे भी पता चल सकता है, ब्लूइश टिंज हो जाएगा। अब अगर मरीज के, ये स्टर्नम बनाई है मैंने, अगर हम स्टेथोस्कोप रखें सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये एरिया है पल्मोनरी एरिया जो कहलाता है।
इसको हम पल्मोनरी एरिया कहते हैं, और यहाँ पर हमें आवाज़ पल्मोनरी सेकेंड हार्ट साउंड की आती है। तो वी कैन हैव लाउड P2 जो हमें स्टेथ पे लाउड सुनाई देगी। तो ये एक एविडेंस है पल्मोनरी हाइपरटेंशन का। दूसरा हम एको पे देख सकते हैं। एको क्या होती है जी? अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट को एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, जो हमें बता सकता है कि हाँ भाई पल्मोनरी प्रेशर नॉर्मल है या ज़्यादा है। अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछता है कि 100% कंफर्म करें, तो वो हार्ट की कैथेटराइजेशन है। उसका मतलब है कि हम एक वायर लेके जा सकते हैं, जो फेमरल में हम आर्टरी से लेके जाते हैं। अगर हमें वेन्स का या वेनस साइड का पता करना हो तो हम जगुलर वेन से जा सकते हैं, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, और फिर पल्मोनरी वेसल में। अब जब हमने कहा कि हमें राइट हार्ट फेलियर चाहिए, तो वो मजीद हमें ये राइट वेंट्रिकल के फंक्शन का बता देगा। हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, जहाँ से हमें लिवर का पता चल जाएगा, जहाँ से हमें एसाइटीज का पता चल जाएगा। ऑल ऑफ दीज कैन हेल्प अस कंफर्म द डायग्नोसिस के मरीज को राइट हार्ट फेलियर है या नहीं। वो राइट हार्ट फेलियर जो कि ड्यू टू लंग डिजीज हुआ हो, उसे कहते हैं कॉर पल्मोनल। Right heart failure because of any respiratory pathology, lungs pathology, is called as cor pulmonale. Let's quickly go through the treatment. Treatment options क्या हैं bronchiectasis की? देखिए, मेडिकली हम क्या कर सकते हैं? मेडिकली हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, हम चेस्ट की फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, ताकि जो सिक्रीशंस हैं वो बाहर निकल जाए। मगर अब चूंकि वो खंडर बन गया है, कैविटी बन गई है लंग के अंदर, तो वो बार बार होगा, तो हम उसे साइक्लिकल एंटीबायोटिक्स लेते हैं हर महीने। सर ये फिजियोथेरेपी क्या कर सकते हैं उसको? गुड क्वेश्चन। पहले साइक्लिकल एंटीबायोटिक्स समझो। फिजियो मैं भी बताता हूँ। जी हम हर जी महीने उसको एक डिफरेंट कैटेगरी का एंटीबायोटिक दे देते हैं। मतलब हमने उसे मैक्रोलाइड्स, एरिथ्रोमाइसिन, जिथ्रोमाइसिन दे दिया, फिर कोई जी पेनिसिलिन दे दिया, फिर कोई सेफलोस्पोरिन दे दिया, और फिर इसको चेंज करते रहे वगैरह वगैरह करके, ताकि रेजिस्टेंस भी डेवलप ना हो और बार बार की इन्फेक्शंस भी कवर हो जाए। आपने कहा कि फिजियोथेरेपी क्या करती है, सवाल बहुत अच्छा है आपका। यहाँ पर सिक्रीशंस फंसी हुई हैं, तो उसको पोस्चर भी ऐसा रखें कि मरीज को इधर है, तो मरीज को इधर से सिक्रीशंस बाहर निकालने के लिए मरीज को आप कहते हैं आप लेफ्ट लैटरल लेटे और यहाँ पर चेस्ट को ऊपर थपकी दें जोर जोर से, ताकि ये सिक्रीशंस यहाँ से हिल के यहाँ निकले और यहाँ से इनको बाहर निकाला जा सके। मेन मकसद रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को कफ अप करके बाहर निकालना है। सिक्रीशंस जितनी कम होंगी, इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम सर्जरी कर सकते हैं। लंग रिसेक्शन सर्जरी का मतलब ये है कि पूरे लंग्स में जहाँ जहाँ वाला मसला है, जो भी पैथोलॉजी वाला पोर्शन है, सिर्फ उसको निकाल दें। रिडक्शन का मतलब रिड्यूस कर दें लंग की उस प्रॉब्लम को, उस पार्ट को। वरना फिर आपको हार्ट और लंग्स दोनों ट्रांसप्लांट करने पड़ सकते हैं। अल्टीमेटली हमें हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है, क्योंकि वंस कॉर पल्मोनल डेवलप हो जाए, राइट हार्ट फेलियर डेवलप हो जाए, तो शायद लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट भी इतना बेनिफिशियल नहीं रह सकता। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें।